हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, और वो बच्चे जो 11th 12th पढ़ चुके और जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगी। और आज इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करूंगी जो कि 2019 के एडवांस के पेपर में आए थे। क्वेश्चंस पर आने से पहले मुझे आपसे एक दो जरूरी बातें करनी है। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जेई प्रिपरेशन में मेरे चैनल से आपको हेल्प मिले। और दूसरी बात ये कि अगर आप जेई के प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स का कोई चैनल सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है, फिजिक्स शाला नाम का एक चैनल जिसको कि सुरभि अग्रवाल मैम जिसमें पढ़ाती हैं। उसके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो आईआईटी एल्यूमिनी है और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं, तो एक बार आप जाके उनका चैनल जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो है ये वाला, जिसमें आपको दे रखा है कि लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट के अंदर है मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स इक्वल्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं उसमें पहला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 का क्यूब रूट, तो 1 के क्यूब रूट है तो 3 होंगे, जिनमें से एक है 1 विच इज अ रियल नंबर, और बाकी जो दो क्यूब रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और उनकी वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 और तीसरा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो ये तीन वैल्यूज जो है ये 1 के क्यूब रूट की होती हैं। ठीक है, इसमें से इसको लिखने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है e⁻ आयोटा 2π/3 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है e⁻ आयोटा 4π/3। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ये वाला और ये वाला, इनमें से किसी भी एक को आप ओमेगा कह सकते हो। तो सपोज अगर हम इसको ओमेगा मान लेते हैं तो ये अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, आप स्क्वायरिंग करके चेक कर सकते हैं। और एक और बात, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं? ठीक है, तो अगर हम इसको ओमेगा कह रहे हैं तो ये ओमेगा बार हो गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। ये एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इन तीनों का एडिशन, आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड करके देखिए, इनका सम आता है 0। -√3 आयोटा बाय 2 और प्लस √3 आयोटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 और -1/2 का सम 1 से कैंसिल हो जाएगा। यानी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उन तीनों का सम 0 आता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, इस पे आप कभी भी 3 की पावर लगाओगे तो 1 आएगा। ऑब्वियसली अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब 1 होगा। तो अगर कभी भी आप ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल लिखोगे तो 1 आएगा, और 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा लिखोगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, और 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा बड़ा नंबर लिखोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होगा वो है इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड a² + b² + c² - ab - bc - c। ये एक्सप्रेशन ध्यान से पढ़िए, a² + b² + c² - ab - bc - c। इससे रिलेटेड हम दो बातें समझेंगे। पहली बात तो ये कि इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं यूजिंग ओमेगा, यानी यूजिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके फैक्टराइजेशन में हमने ये दो ब्रैकेट्स लिखे,
जिनमें से दोनों में ए बी सी आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इनमें से किसी एक के साथ, ओमेगा बचे हुए किसी एक के साथ, और ओमेगा किसी तीसरा जो बच गया है उसके साथ लिख के ऐड कर देंगे। जैसे 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करा और ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो एक फैक्टर होगा 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि 1 आप ए से ही करें, आप इसको बी प्लस ए ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगले फैक्टर में क्या करना है, पहले फैक्टर में जिनके साथ आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा है उनको आपको एक्सचेंज करना है, यानी ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा। तो अगला फैक्टर होगा ए प्लस, ये बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा ओमेगा, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं। कैसे आया ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और ये जो मैंने ओमेगा से रिलेटेड बातें आपको बताई हैं इनको यूज कीजिए, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात अगेन इसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड मैंने बाहर किया है, अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे आप ध्यान से देखिए, ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इसके फैक्टराइजेशन इस तरह से होते हैं और इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका ये होता है। तो ये बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा यूज हो जाती हैं और इस क्वेश्चन में भी यूज हो रही हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमने देखा ही उसमें भी, और ये जो सेट है इसमें ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की बात हो रही होती है तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम मॉड के स्क्वायर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि मॉड z का होल स्क्वायर होता है z बार, मतलब z मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z, तो उससे हमें प्रोसीड करने में आसानी रहती है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर है यानी मॉड z का होल स्क्वायर, तो उसे हम z इंटू z बार लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो इसको हम लिख देते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट यानी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, मतलब इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना कि अगर एडिशन है तो उसपे वो अलग अलग लग जाएगा सारे टर्म्स में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और अब इन सब पे मैं अलग अलग सबके ऊपर बार लगा देती हूं, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इन सब के ऊपर इंडिविजुअली कॉन्जुगेट ले लिया। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना, पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि a एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट तो a ही होगा, और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इट विल बी b ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है, c और b तो रियल नंबर्स हैं, तो c एज इट इज, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। तो ये मैंने इन सब का कॉन्जुगेट लिखा। अब देखिए ये वही दो फैक्टर्स बन गए जो अभी हम एक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे जिसका फैक्टराइजेशन ये दो ब्रैकेट्स आते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या था वो एक्सप्रेशन? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी हमने देखा कि इसके फैक्टराइजेशन यही दो ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक बात और देखी थी कि इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी और ये सिंप्लीफाई होते 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 इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन अब हमें ऐसा दिख रहा है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम इसकी मिनिमम वैल्यू सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है और a और b इंटीजर्स है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है कि नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। तो वैसे तो हम जानते हैं ना कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, बट यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि इसके 0 होने के लिए a और b का इक्वल होना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, मतलब ये a b c एक दूसरे से डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मिनिमम 0 नहीं बोल सकते। तो अब मिनिमम क्या हो सकती है, तो सोचिए अगर a b c डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है और इंटीजर्स हैं, तो इनके बीच का गैप मिनिमाइज करने के लिए हमें ये तीन इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने चाहिए। जैसे अगर हम a को 1, b को 2, c को 3 ले लें, यानी तीन लगातार इंटीजर्स, तो इनके बीच का गैप यानी a माइनस b लीस्ट आएगा। इससे लीस्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a b c कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो a और b में डिफरेंस 1 का है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगी। b और c, क्योंकि b के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर c ले रहे हैं, जैसे a को 1 लिया, b को 2 लिया, c को 3 लिया, तो फिर b और c का गैप 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये मिनिमम वैल्यू। और उस केस में a और c के बीच में गैप 2 का हो जाएगा, तो c माइनस a का गैप हो गया 2, तो c माइनस a के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो इन तीनों ब्रैकेट्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो ये इनकी मिनिमम वैल्यू है। तो यहां से हम इस एक्सप्रेशन का मिनिमम कह सकते हैं ना कि मॉड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस सिचुएशन पर होगी। और क्या होगी वो हम रख के देख लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 3, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी 3। तो समझ आया किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट S be the set of all complex numbers Z satisfying mod Z minus 2 plus iota greater than or equal to root 5 if the complex number Z0 is such that 1 upon mod Z0 minus 1 is the maximum of the set। ये आपको एक सेट दे रखा है 1 upon mod Z minus 1 where Z belongs to S, then the principal argument of this expression is। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। S जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये पता करेंगे कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0, जिसको रखने पे ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम बन रहा है। देखो बोला गया है ना, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 इज सच दैट द मैक्सिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि S जो सेट है उसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0, जिस Z0 को रखने पे मुझे ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम मिल रहा है, वो Z0 यहां यूज किया गया है और हमें इस एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, पहले मैं वो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले वो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उनमें पहला है कि मॉड Z माइनस Z1 इक्वल्स टू R। इसका क्या मीनिंग है? यहां पर ये Z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z1 एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और R एक रियल नंबर है। तो मॉड Z माइनस Z1 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1, और वो रहनी चाहिए R के इक्वल। तो Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस R के इक्वल
होनी चाहिए जिसमें Z1 फिक्स्ड है। तो अगर Z1 यहाँ फिक्स्ड है और ये डिस्टेंस R है, तो Z कहाँ मूव कर सकता है जिससे कि ये डिस्टेंस R रहे? तो उसके लिए Z बनाएगा एक सर्कल विद सेंटर Z1 एंड रेडियस R। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को, Z मूव कर रहा है इस सर्कल पे और उस सर्कल का सेंटर है Z1 और उस सर्कल का रेडियस है R। ठीक है, तो याद रखिए ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। अब इसमें अगर इक्वालिटी की जगह ग्रेटर देन का साइन हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये इसका मतलब होगा कि Z और Z1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस R है और Z ऐसे लाई करे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R से बड़ी हो, तो उसके लिए Z कहाँ होना चाहिए? सर्कल के बाहर। तो अगर ग्रेटर देन साइन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन को जो इस सर्कल के बाहर है। कौन से सर्कल के बाहर? जिसका सेंटर Z1 है और रेडियस R है। इसी में अगर इक्वालिटी का साइन इंक्लूडेड हो तो इसका मतलब होगा सर्कल के बाहर का रीजन इंक्लूडिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से मॉड Z माइनस Z1 लेस देन R क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका मतलब यह है कि Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस रेडियस से R से छोटी होनी चाहिए। तो अगर Z इस सर्कल के अंदर है तो Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के अंदर का रीजन। कौन से सर्कल के अंदर का रीजन? जिसका सेंटर Z1 है और रेडियस R है। इसमें भी अगर इक्वालिटी लगी हो तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस पे आने वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये समझ आया पहला कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरी बात ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो, जैसे a प्लस आयोटा b में आप a माइनस आयोटा b ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि आपको 2a मिल रहा है और a क्या है? z का रियल पार्ट। और इसी तरह से याद रखें कि z माइनस z बार की वैल्यू क्या होती है, यानी a प्लस आयोटा b में आप सब्ट्रैक्ट कर दो a माइनस आयोटा b तो आपको मिलेगा 2 आयोटा b, यानी 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात सर्कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर और रेडियस हमें पता है, सपोज ये इसका सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट, या अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है और इस सर्कल का रेडियस पता है, और कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, गिवन पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर भी हो सकता है या सर्कल के अंदर भी हो सकता है, और आपको पता करना हो सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले वो पॉइंट्स जिनकी जो गिवन पॉइंट है उससे डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम हो, यानी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस। तो वो कैसे पता करते हैं? देखिए, मैं आपको दोनों केसेस में बता देती हूँ कि अगर वो गिवन पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और कैसे पता करेंगे, और अगर सर्कल के अंदर हो तो कैसे पता करेंगे। तो जैसे फर्स्ट केस ये ले लेते हैं, सर्कल जिसका सेंटर हमें पता है, रेडियस मान लेते हैं इसका R है जो हमें पता है, और एक कोई पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है और इसका कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। हमें पता क्या करना है? सर्कल पे लाई करने वाले वो पॉइंट्स जिनकी P से डिस्टेंस ग्रेटेस्ट हो और वो पॉइंट जिसकी P से डिस्टेंस लीस्ट हो। तो इसका तरीका क्या होगा? आप इस गिवन पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये जिस पॉइंट पे सर्कल को मीट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट, यह वो पॉइंट है, मान लेते हैं A, जिसकी P से डिस्टेंस लीस्ट होगी। सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट A, ये A ऐसा पॉइंट है जो P के सबसे नियर है, जो P के सबसे पास है, तो AP डिस्टेंस लीस्ट होगी। और सर्कल पे लाई करने वाला वो कौन सा पॉइंट है जो P से सबसे दूर है, उसके लिए आप इसी लाइन सेगमेंट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो। अब ये सर्कल को जिस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, मान लेते हैं ये B है, तो ये B पॉइंट जो है इसकी P से डिस्टेंस ग्रेटेस्ट है, मतलब BP इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी डिस्टेंस है। ये निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको AP यानी लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप P और C के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट भी पता है और C का कोऑर्डिनेट भी पता है, और उसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको लीस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगी। और ग्रेटेस्ट के लिए आप P और C के बीच की डिस्टेंस में रेडियस को ऐड कर दीजिए तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये केस देखते हैं कि अगर ये पॉइंट P सर्कल के अंदर हो
तो ये सर्कल का सेंटर जो आपको पता होगा, सपोज इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, सर्कल का रेडियस भी आपको पता है, और एक कोई पॉइंट है P जो कि सर्कल के अंदर है और इसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। अब मुझे ढूंढना है सर्कल पे लाई करने वाला वो पॉइंट जो P के सबसे नजदीक है और सर्कल का वो पॉइंट जो P से सबसे दूर है। फिर हम वही करेंगे जो हमने पिछले केस में किया, हमने P को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया था, यहाँ पे भी हम P को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को आप दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करें जब तक कि ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को जाकर के नहीं मिल जाता। तो इसको मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड किया, तो यहाँ जो पॉइंट आया, P के पास जो पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है सर्कल पे लाई करने वाला जो P के सबसे नियर है, यानी AP इज द लीस्ट डिस्टेंस। और इस तरफ इसको एक्सटेंड करने पे इस तरफ जो पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है जो P से सबसे दूर है, यानी सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट A है जो P के नियरेस्ट है और B है जो P से सबसे दूर है। ठीक है, ये जो नियरेस्ट है इसको मैं सपोज स्मॉल m मार्क कर लेती हूँ, और जो P और B की डिस्टेंस है जो मैक्सिमम है इसको मैं कैपिटल M से शो कर देती हूँ। ठीक है, अब बताइए इसको ये डिस्टेंस निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा की वैसा है। आप क्या करेंगे, AC तो पूरी रेडियस है, रेडियस में से P और C के बीच की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट और C सेंटर, इसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट करके मॉड लगा देते हैं। तो इस केस में ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस है PC माइनस R, और इस केस में R माइनस PC, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया क्योंकि वो P की लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हम PC में R ऐड कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पर भी हमने यही किया, PC में R ऐड कर दिया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ये, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी PC प्लस R। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सर्कल पे कौन सा पॉइंट होता है जो किसी गिवन पॉइंट के नियरेस्ट या सबसे दूर फारदेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि ये S कौन सा सेट है। S वो सेट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मॉड Z, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, 2 माइनस आयोटा ग्रेटर देन और इक्वल टू √5। क्या आप कनेक्ट कर पाए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? देखिए ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर और ये एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z माइनस Z1 फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू एक रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल के बाहर का रीजन, इक्वालिटी भी लगी हुई है यानी सर्कल की सरकमफ्रेंस भी इंक्लूडेड है इस रीजन में। कौन सा सर्कल, जिसका सेंटर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर और जिसकी रेडियस है √5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 2, -1। तो देखिए पता करते हैं कहां पर है ये, तो 2, -1। अब देखो एक खास बात, 2, -1 की आप जरा 0, 0 से डिस्टेंस निकालो, और ये डिस्टेंस आ रही है √5, और आपने देखा इस सर्कल का रेडियस भी √5 है, यानी कि अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर 2, -1 और रेडियस √5 है, तो ये भी हमें दिख रहा है कि वो सर्कल ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। चलिए मैंने एक रफली एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो इस सर्कल के बाहर है और या फिर सरकमफ्रेंस पर भी है, क्योंकि इक्वालिटी भी लगी हुई है। तो इससे हमें समझ आ गया कि ये S कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ये उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो इस सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 ढूंढना है जिससे कि ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाए। तो देखिए मैक्सिमम ऑफ 1/mod Z माइनस 1, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमम ऑफ दिस मींस मिनिमम ऑफ mod Z माइनस 1। ठीक है, और इसके मिनिमम के लिए मुझे Z ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसको मिनिमाइज कर रहा हो, और ये जो Z है ये इस सेट का है, यानी कि मुझे सर्कल के बाहर इंक्लूडिंग द सरकमफ्रेंस वो पॉइंट ढूंढना है जिसकी 1 से डिस्टेंस लीस्ट हो। 1 का मतलब हो गया 1,0। आप इसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए तो ये पॉइंट है 1,0। तो यहाँ पे 1,0 इस जगह आ रहा है। अब सोचिए ये जो S सेट है इसमें ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 1,0 से डिस्टेंस लीस्ट हो।
यहाँ आ जाता है वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि एक गिवन पॉइंट की सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले पॉइंट से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस, जो कॉन्सेप्ट अभी समझाए थे उनमें सबसे लास्ट में जो था। तो देखिए ऑब्वियसली सर्कल के बाहर तो कोई पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर लोगे तो वो 1,0 से और दूर होगा। तो नियरेस्ट ये तो श्योर है कि वो सरकमफ्रेंस पर ही है। अब सरकमफ्रेंस पे 1,0 के नियरेस्ट पॉइंट निकालने का तरीका क्या था कि आप इस गिवन पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसे एक्सटेंड कर दो। तो अगर मैं इसे इस तरफ एक्सटेंड कर देती हूँ तो यहां मुझे वो पॉइंट मिल जाता है जो 1,0 से सबसे पास में। तो इसका मतलब ये है कि Z0 जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम या यूं कहें कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो रहा था, क्वेश्चन में बोला गया था कि वो पॉइंट है Z0, उसकी लोकेशन हमें मिल गई कि वो यहाँ है। अब वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमें निकालने की जरूरत है या नहीं, वो हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमें जरूरत लगी तो हम वो पॉइंट निकालेंगे, या फिर हो सकता है कि वो पॉइंट क्या है ये पता करे बिना ही हम क्वेश्चन कर पाए। बट हाँ, हमें Z0 की लोकेशन मिल गई कि वो इस जगह लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको इस एक्सप्रेशन के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 माइनस, इन दोनों में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेती हूं तो यह आ गया Z0 प्लस Z0 बार अपॉन Z0 माइनस Z0 बार प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अभी Z0 क्या है ये हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये Z0 A प्लस आयोटा B है। तो मैंने मान लिया कि लेट Z0 इज A प्लस आयोटा B, ठीक है। अब देखिए Z0 प्लस Z0 बार, तो Z प्लस Z बार होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करें तो हम लिख सकते हैं ना 4 माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z0 इज A। Z माइनस Z0 माइनस Z0 बार, इसमें वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि Z माइनस Z बार क्या होता है 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो यहां आ जाएगा 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 इज B, ठीक है, प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो एक तरह से हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। देखिए ऊपर और नीचे एक 2 कैंसिल हो रहा है, अगर हम 2 कैंसिल करते हैं तो ये बन जाता है क्या 2 माइनस A अपॉन B प्लस 1 आयोटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक अगर आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और उस आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे। तो मैं यहां करके बताती हूं आपको। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, जैसे ही आप ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई करोगे ये जो आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, उस माइनस को मैं न्यूमरेटर में एडजस्ट करके A माइनस 2 अपॉन B प्लस 1 लिख सकती हूँ, और न्यूमरेटर के साथ एक आयोटा, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन एक रियल नंबर है क्योंकि A और B रियल है। अब A माइनस 2 की अगर हम बात करें तो देखो A यहां पर है, ठीक है, और 2 यहां है, तो A छोटा है 2 से, तो A माइनस 2 नेगेटिव होगा। और B देखो B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो B एक पॉजिटिव नंबर जिसमें आपने 1 और ऐड कर दिया, तो ये पॉजिटिव है, मतलब न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ये एक नेगेटिव रियल नंबर है। और एक नेगेटिव रियल नंबर इनटू आयोटा, ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, एक नेगेटिव रियल नंबर इनटू आयोटा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। तो वो कहां लाया करेगा, वो इमेजिनरी एक्सिस पे ओरिजिन के नीचे लाया करेगा। और इमेजिनरी एक्सिस पे ओरिजिन के नीचे मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ओरिजिन के नीचे इस जगह है, और यहां पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है -π/2। तो हमें ये पता चल गया कि इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 है, यहाँ हमें A और B की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर हो जाएगा इसका -π/2। तो समझ आया किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया। तो ये जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं इसे आप एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा, अपनी कॉपी में फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है जो आपको मेरे लेक्चर में नहीं समझ आया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए